सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इसमें मैथ विषय तो पूरा मैंने कंप्लीट करा ही दिया है। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ा चुका हूं और वो सभी क्लासेस अभी आप YouTube पे नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया गया है, उस माध्यम से आप देख सकते हैं सभी क्लासेस। नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट का लिंक है, वह पूरा मैथ 4th सेमेस्टर का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। उसमें सभी क्लासेस लाइन से लगी हुई हैं, चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए। 8 चैप्टर हैं आपके, 8 चैप्टर को मैंने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसानी से सभी प्रकार के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, जितने तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन कॉन्सेप्ट पे सब कुछ मैंने करा दिया है। तो जरूर आप क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, अभी समय है, अभी आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है, यह क्लास आप बाद में देख रहे हैं, जब एग्जाम करीब में है, तो आपको क्या करना है, आपको राजन पवन सीरीज में पूरा सॉल्व करा रहा हूं, तो राजन सीरीज पूरा आप कर लीजिएगा, पवन सीरीज कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है वो करना है। और एग्जाम से जस्ट पहले मैं आपको कराऊंगा मॉडल पेपर्स, जैसा पेपर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा वो मैं कराऊंगा। तो इतनी चीजें आपको परीक्षा के समय में करके जानी होंगी। और ये मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप लोग इन क्लासेस को ज्यादा देखते हो और ज्यादा परेशान रहते हो कि कहाँ से पढ़ाई की जाए, तो इसलिए इतना आप कर लीजिएगा, आपका पूरा हो जाएगा मैथ सब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जो भी पवन सीरीज के प्रश्न हैं सभी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसे हल करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी इसमें सोल्यूशन है, जो भी त्रुटियां हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपको पवन सीरीज की अति लघुत्तरी प्रश्नों को मिलने वाली है। इससे पहले बहुविकल्पी प्रश्न मैं करा चुका हूँ, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इस क्लास में हम आगे। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब सोल्यूशन आपको नहीं देखना है, पहले आप प्रश्न खुद से नोट कर लीजिए, खुद से सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो आपका सोल्यूशन आए उसको आप मिला लीजिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए आपको चलना है। देखिए, प्रैक्टिस ही मेन है। परीक्षा में आप जा करके गलती कर दोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपका क्लास को देखने का, ठीक है। तो क्लास को देखना नहीं है, मैथ्स में इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, और छोटी छोटी गलतियां होती हैं मैथ्स में, पूरा जो सोल्यूशन होता है, जो आंसर होता है, वह आपका बदल जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना है, साथ के साथ कॉपी पेन आप लेकर के चलिए और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो आपसे कहा जा रहा है, 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक। अब इसको देखिए, सॉल्व करिए तो 4 और इंटू 4 का गुणा हो रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री में, तो tan 60 डिग्री का आप मान रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो ये हो जाएगा 4 गुणे √3 का स्क्वायर। अब इसके आगे बढ़िए, साइन cos 90 डिग्री की वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे ये 3 हो जाएगा, माइनस 0, तो 0 ही रह जाएगा, ये माइनस 0 लिख देते हैं, फिर प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अब ये देखिए, 4 3 12 और 0 घट जाएगा, फिर प्लस
2 से 2 कट जाएगा, +1 -4। अब 1 जुड़ेगा 13 हो जाएगा, 4 घटेगा कितना आ जाएगा 9। तो वैल्यू कितनी आ गई 9। तो इस तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 को सरल कीजिए। तो यहाँ पे एक द्विघातीय समीकरण आपको हल करना है। बहुत ही आसान होता है द्विघातीय समीकरण को, बस आपको एक बार चीजें समझ में आ जाएं तो आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वह ax² + bx + c = 0 होता है। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे a का मान 2 हो जाएगा। इसी तरीके से b का मान -5 हो जाएगा और c का मान कितना है -3 कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे a b c मिल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, a × c, a का गुणा c में कराते हैं तो 2 गुणे -3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -6। ऋण 6 मिल गया आपको। अब इसी ऋण 6 के गुणनखंड हमको इस तरीके से करने हैं कि जब गुणा किया जाए दोनों गुणनखंडों का तो वैल्यू ऋण 6 आए और जोड़ने पे ऋण 5 आए। तो ऐसा कब हो सकता है, वैल्यू ऋण 6 लानी है तो एक को माइनस रखना पड़ेगा, एक को प्लस रखना पड़ेगा। तो ये क्या कर सकते हैं, ऋण 6 और धन 1 में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो गुणा करने पे ऋण 6 आएगा और जोड़ने पे ऋण 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहीं से देखिए 2x² माइनस, अब इसी 5 को कितना लिखा जा सकता है, चाहे आप 6 ऋण 1 लिख लीजिए या यहीं से सीधे सीधे लिख दीजिए 6x + x 1x लिखेंगे +1x -3 = 0। ठीक है, तो देखिए ऋण 5x को आप इतना भी लिख सकते हैं, ऋण 6x धन 1x। ठीक है, तो बात तो वही पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से हमको पता चल गया कि किस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे कि गुणनखंड हो जाएगा। अब इसको आगे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। देखिए पहले 2 पद जो हैं आपके 2x² - 6x, अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है हमको, तो इसके अंक वाले पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो देखिए 2 कॉमन मिल सकता है क्योंकि 6 को 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है। तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे और x वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ x² है, यहाँ x है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ x ही है। तो अब देखिए 2x² में 2x कॉमन आ गया तो बचेगा क्या x, और इसी तरीके से 6x में से 2x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, बचेगा 3। इसी तरीके से प्लस, अब यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो +1 कॉमन हो जाएगा और x - 3 बच जाएगा। ठीक है, 1x में से 1 कॉमन हो जाएगा, x बचेगा, -3 में से 1 कॉमन हो जाएगा, -3 बचेगा। अब इसके बाद देखिए x - 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x - 3 कॉमन ले लीजिए। फिर यहाँ देखिए बचा है 2x और यहाँ +1, तो 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे देखिए इतना, ये आपका गुणनखंड आ गया और प्रश्न में क्या कह रहा है, सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब होता है x का मान निकालना, और 2 घात का समीकरण है तो x का 2 मान आएगा। किस तरीके से 2 मान आएगा, देखिए एक बार आप x - 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर 0/2x + 1 लिख सकते हैं। देखिए दोनों गुणे में है तो एक बार इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 बटे में 2x + 1, और इस बटे में 2x + 1 का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो मान 0 ही आएगा। तो इस तरीके से x - 3 = 0 हो जाएगा और x = 3 आ जाएगा। ठीक, एक मान यहां से आ गया हमको x = 3, और इसी तरीके से जैसे हमने 2x + 1 को बराबर के उधर भेजा था, यहीं से गुणनखंड प्राप्त करने के बाद x - 3 को हम लोग बराबर के उधर भेजेंगे तो 2x + 1 बराबर क्या मिलेगा, 0/x - 3 यानी कि 0, ये हो जाएगा। अब +1 को उधर भेजेंगे तो उधर जाके -1 हो जाएगा, और 2 को उधर भेजेंगे 2x से तो बटे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से x का मान -1/2। तो 2 मान आ गए x के, एक आ गया 3 और दूसरा हो गया x - 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने
एक ही मान निकालना है, आप दोनों मान निकाल के दिखा दीजिएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, 4 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने पे कितना खर्च पड़ेगा। अब देखिए 4 मीटर गहरा और 3 मीटर व्यास का एक कुआं खोदना है। आप इस तरीके से समझिए कि एक कुआं जो है वह खोदना है, एक कुआं खोदना है। इस तरीके से जमीन में कुआं आप समझते हैं, कुआं खोदना है। तो इसमें अब बता रहा है कि इस कुएं का जो व्यास है, जो डायामीटर है इस कुएं का, वह दे दिया गया है 3 मीटर। व्यास जो है, डायामीटर जो है वह 3 मीटर का है और बोल रहा कितना गहरा खोदना है, इसको गहराई 4 मीटर रखनी है। 4 मीटर जब हम लोग कुआं खोदेंगे तो कुआं किस आकार का बनता है ये आप सोचिए, तो वह बेलन के आकार का बनता है। तो एच यहाँ पे हाइट लिख देंगे 4 मीटर। अब ये बोल रहा है कि अगर 1 मीटर, समझिए बात को, कि अगर एक कुआं 300 रुपए प्रति घन मीटर खोदा जा रहा है, जो दर है, दर जिसे इंग्लिश में रेट कहते हैं, वह कितना है 300 रुपए प्रति घन मीटर। रुपए प्रति घन मीटर लिखिए आप, या मीटर क्यूब लिख दीजिए। तो ये रेट हो गया हमारा। अब आप सोचिए कि 1 घन मीटर को खोदने के लिए 300 रुपए लग रहे हैं, 300 रुपए लग रहे हैं 1 घन मीटर खोदने के लिए। अब आप इसको उस तरीके से समझिए जैसे 1 मीटर रस्सी अगर मान लेते हैं, मोटा रस्सा आप ले रहे हैं तो 300 रुपए का पड़ रहा है, तो आपको 100 मीटर लेने के लिए कितना खर्च करना होगा, तो 300 गुणे 100 कर देंगे। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए घन मीटर। अब हम यहाँ पे निकालेंगे आयतन कि कितना खोदना है, वहीं से हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि कितना खर्च आएगा। वह कैसे, देखिए इसका पूरा हम लोग देखेंगे कितना मिट्टी हटाना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 घन मीटर मिट्टी हटाने का 300 रुपए खर्च आ रहा है। तो आयतन क्या होता है बेलन का, जो आधार है, आधार वृत्त है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये होता है आयतन। अब देखिए डी पता है तो आर कितना हो जाएगा, डी बटे 2 यानी कि 3/2। आयतन देखिए 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2 और गुणे एच है 4। ठीक, अब इसी को सॉल्व करिए। तो देखिए 2 से काटेंगे 22 को तो 11, और इसके बाद फिर 1 2 से ये 4 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ऊपर देखिए गुणा कर लीजिए तो 33, 11 का गुणा 3 में, फिर 3 का गुणा 2 में, 6/7 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक इन्होंने जो प्रश्न पूछा था वो यहाँ पे एक मिसप्रिंट है। प्रश्न जो 2022 में मैथ 4th सेमेस्टर में पूछा गया था वह था 14 मीटर। ठीक है, जो गहराई की बात है उन्होंने 4 यहाँ पे लिखा है, ये है 14 मीटर गहरा। ठीक है, 14 मीटर गहरा, तो वैल्यू 14 मीटर देखिए इन्होंने भी पुट किया है, तो 14 आप लेकर के चलेंगे तो कैलकुलेशन आपकी आसान रहेगी। यहाँ से भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पे 14 मीटर था, वैल्यू 14 रख के हम लोग फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए हाइट हम लोग 14 लेके चलेंगे, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से 22 को काटेंगे, 11 बार में कट जाएगा, फिर 11 का गुणा 3 में होगा 33, फिर 33 का गुणा 3 में होगा तो 99, ये आ जाएगा 99 घन मीटर। तो 99 घन मीटर आयतन आ गया। अब इसके बाद जो खर्च आएगा वह कितना आएगा, वह आयतन, जितना आयतन हटाना है और गुणे दर, ये हो जाएगा खर्च। तो खर्च निकाल लीजिए, आयतन है 99 गुणे है दर 300 प्रति घन मीटर। अब गुणा करिए, 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2, फिर 27 और 2 29, और डबल जीरो इधर बढ़ा लीजिए तो 29,700 रुपये इतना खर्च होगा। तो इस तरीके से आप समझ गए किस तरीके से इसको
सॉल्व करना है। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल दो माध्यम से आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। ठीक है, तो आप चाहें किसी भी विधि से इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा। कुल बात यही है। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, चौथा प्रश्न है आपका, एरिया बराबर वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, और जो कि दिया गया है कितना, 75,625 वर्ग मीटर। और भुजा आपको नहीं दिया गया है। भुजा निकालने के लिए आप क्या करोगे, उधर रूट लगाओगे। अब यह निकालने के लिए आप क्या करोगे, चाहे तो आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए। देखिए 75,625 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं, 2 बार, फिर 5 बार, फिर 2 बार, फिर देखिए इससे भी नहीं कट रहा है आपका, 3 से भी, तो 5 से काटेंगे तो 1, और फिर 5 बार, फिर 1 बार, फिर ये कटेगा 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे तो 3, 1 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा, और शून्य बढ़ा लेंगे, और ये हो जाएगा 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे तो ये 6 बार में जाएगा पूरा, फिर 0 बार, फिर 5 बार। अब 5 से ले जाएंगे तो ये बच जाएगा 1, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर ये 1 बार, 121 आ जाएगा। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये किसी से नहीं कटेगा, अब सीधे ये 11 से कटेगा। तो 11 करेंगे हम 121, फिर 11 बार जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब देखिए इसका गुणनखंड जो आ गया, इसमें 2-2 का पेयर आप बना लेंगे, तो इसका जो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 11 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 11। ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 गुणे 11, 25 का गुणा कर लीजिए, 5 हासिल लगा 2, 27, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 275 मीटर। तो भुजा कितना आ गया, 275 मीटर। यहाँ से आपको भुजा मिल जाएगा इस वर्ग का। ठीक, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, समीकरण 2x + 3y बराबर 12 है, 3y बराबर x को हल कीजिए। अब यहाँ पे बहुत ही आसान है, 2 समीकरण आपको दिए गए हैं। अब दोनों समीकरण को लिख लेना है, और आपको एक समीकरण से उठा के दूसरे में मान रख देना है। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 2x + 3y बराबर 12, ये दिया गया है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया गया है 3y बराबर x के है, ये दूसरा समीकरण। तो यहीं से लिख सकते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे। तो x की जगह देखिए क्या रख सकते हैं, 3y रख देंगे, प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, समीकरण 1 में जहां x आ रहा था वहां पे हमने x की जगह 3y रखा है, क्योंकि x का मान 3y दिया गया है समीकरण 2 में। तो ये हो जाएगा 6y धन 3y बराबर 12 के, और 9y बराबर हो जाएगा 12 के, और y बराबर हो जाएगा 12/9, या इसे सॉल्व करेंगे 3 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 4/3। y का मान आ गया 4/3, तो इसे हम लोग रख देंगे y का मान 4/3 किसी एक समीकरण में। तो लिख दीजिए, रख दीजिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 हमारा कितना है, 3y बराबर x। 3y बराबर x यहीं से लिख सकते हैं 3 गुणे 4/3 बराबर x, या x बराबर यहीं से कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4। x की वैल्यू आ गई 4, और y की वैल्यू हमें मिल गई है 4/3। तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 6, 2 सिक्के उछालने पर प्रत्येक घटना के घटने की संभावना ज्ञात कीजिए। 2 सिक्का एक साथ आप उछालेंगे तो क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। दोनों सिक्कों पे हेड आ सकता है,
ठीक है, दोनों पे चित्त आ सकता है या दोनों पे पट्ट आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है। यही 4 घटनाएं होंगी और प्रत्येक घटना के घटित होने की जो संभावना होगी वह 1/4 होगी। वह घटना खुद एक बार घटित हो सकती है और कुल घटनाएं कितनी है? 4। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कुल 4 घटनाएं घटित हो सकती हैं। आप 2 सिक्का उछाल के देखेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, कर्णी संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल, nवां मूल जो प्राकृत संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती है वे कर्णी संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी रूट में 4 लिखा जाएगा तो इसका मान तो 2 आ जाएगा, तो ये कर्णी संख्या नहीं है। जैसे रूट में 3 तो इसका मान, तो रूट 3 को हम लोग क्या किसी भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं और ना ही इसका कोई पूर्ण प्राकृतिक संख्या इसका मूल निकल के आता है। तो रूट 3 जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? कर्णी हो जाएगा। इसके तरह रूट 2 हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। ये सभी क्या है? ये सभी कर्णी संख्याएं हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 5 के घाते 5 भागा 5 के घाते 3। तो मैंने आपको घात के नियम पढ़ाए हैं। अगर आधार समान हो और भिन्न में जो घात होती है वह घट जाती है। तो इस तरीके से ये 5/5 के घाते 3 जो है ये ऊपर अंश में आएगा, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? 5 के घाते 2 और इसका मान कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो मान ज्ञात कीजिए, तो मान आ जाएगा 25। इसके बाद देखिए 29 के घाते 3 तथा 26 के घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 29 का आप 3 बार गुणा कर लीजिए, या आप क्या लिख सकते हैं? 29 को 30 - 1 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो a - b का होल क्यूब से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, a - b का होल क्यूब का आपने फॉर्मूला पढ़ा है जो कि होता है a क्यूब - b क्यूब और माइनस में 3ab ब्रैकेट में a - b, 3ab माइनस ब्रैकेट में a - b। तो यहां से अगर निकालना चाहें तो 30 का क्यूब करेंगे, फिर -1 और फिर -3a × b × ब्रैकेट में a - b। तो यहां से भी निकाल सकते हैं, और या फिर 29 का आप 3 बार तरीके से गुणा कर सकते हैं, और 26 का क्यूब करेंगे तो भी 26 का आप 3 बार गुणा कर लीजिए, या 25 धन 1 लिख के होल क्यूब कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप निकालेंगे तो वैल्यूज आ जाएगा। ये आ जाएगा 17,576, और 29 गुणे 29 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 24,389। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 है, 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो 125 को आप गुणनखंड कर लीजिएगा, 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर एक बार 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 125 को 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 का क्यूब, क्योंकि 5 का 3 बार गुणा हो रहा है। तो आधार हो गया 5 और घातांक हो गया 3। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, 14 का यहाँ पर देखिए 6 बार गुणा है, इसको घात के रूप में व्यक्त करना है। तो बहुत ही आसान है, 14 को के घात में हम लोग लिख देंगे 6। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, कर्णी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कर्णी का प्रतीक चिन्ह होता है इस तरीके से। कर्णी का चिन्ह आप लोग जानते होंगे, लेकिन केवल ये मत आप करिएगा, इसके घात में n भी दिखाइएगा। तो कर्णी का प्रतीक चिन्ह इस तरीके से आप बना दीजिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए मैंने आपको पिछले जब मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराए थे तब भी मैंने आपको बताया था 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या अगर आपको निकालना है तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो दिया गया है वह गलत दिया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है 1 लाख जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन आप देखेंगे तो 1 लाख पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या वो होगी
जिसमें जो जीरो की संख्या होगी वह सम होगी। अगर जैसे 2 जीरो हैं तो 100 जो होता है वह 10 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से 10 का क्यूब में क्या जीरो होते हैं? 10 के क्यूब में 3 जीरो। 10 का क्यूब आप छोड़िए, यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, तो 10 का स्क्वायर आप करिए, 10 के स्क्वायर के बाद 100 का स्क्वायर आप करेंगे तो उसमें कितने जीरो होंगे? 4 जीरो होंगे। फिर उसके बाद 1000 का स्क्वायर आप करेंगे तो उसमें 6 जीरो होंगे। 5 जीरो आपको कहीं नहीं मिलेंगे अगर पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो गलत यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। 6 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये 1 लाख नहीं होता है। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए 6 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की यहाँ पे बात हो रही है, तो 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या होती है छोटी से छोटी संख्या और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या में अंतर है। छोटी से छोटी संख्या जब पूछेगा 6 अंक की तो आप लिखोगे 1 लाख, लेकिन छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पे वह संख्या प्राप्त हो रही हो। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम भाग विधि का अपनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे दाहिने से बाएं की ओर। फिर उसके बाद देखिए ऐसी संख्या से हम भाग करेंगे जिसका उसी में गुणा करने पे 10 के बराबर या उससे के आसपास की संख्या मिल जाए। तो ये हमको 3 से हम करेंगे और यहाँ ऊपर भी 3 लिखेंगे, बच जाएगा 1, फिर उतारेंगे दोनों तो हो जाएगा 100 और 3 में 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 6 और 6 के बगल हम क्या बढ़ा सकते हैं? 1, क्योंकि उससे ज्यादा 2 बढ़ाएंगे तो 100 से पार हो जाएगा, यह आ जाएगा 61। फिर उसके बाद देखिए ये हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो 9 और 3 39, और फिर डबल जीरो उतर जाएगा। 1 यहाँ बढ़ाया था तो 1 यहाँ बढ़ा देंगे और 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 62। और 62 के बगल हम लोग कितनी बार इसको ले जा सकते हैं? देखिए 6 बार तक तो पूरा जा सकता है, 6 बार तक तो जा सकता है, लेकिन हम लोग कितनी बार ले जाएंगे? हम लोग ले जाएंगे 7 बार तक। क्यों 7 बार तक ले जाएंगे? अभी आपको पता चल जाएगा। 6 बार अगर ले जाते तो हमको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाती जो पूर्ण वर्ग होती। अब यहाँ पे देखिए 4389 जब घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा? 3900 में से घटा रहे हैं तो ये देखिए 9 यहाँ आ जाएगा, 9, 8 और 4 ये माइनस में आएगा, ठीक। तो अब इसी को 1 लाख में जोड़ दीजिए। 1 लाख में आप जोड़ देंगे 489 तो आपको मिल जाएगा 9840001, 1,04,89। यही हो जाएगा। ये 7 हमने बढ़ाया है और यहाँ भी 7 बढ़ाया है, ठीक है। 317 का वर्ग जो होगा वह 1,04,89 होगा और 316 का जो वर्ग होगा उसमें केवल 5 अंक होंगे, ठीक है। अब देखिए 1 लाख के ऊपर 489, केवल 489 संख्याएं बढ़ रही हैं और 489 1 लाख के इधर आएंगे आप तो आपको कितने अंक की संख्याएं मिलने लगेंगी? 5 अंक की संख्याएं मिलने लगेंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो 316 का वर्ग होगा वह जो संख्या होगी वह 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसके बाद 317 जो हमको मिल रही है वह 6 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो वर्गमूल में कितने अंक? 289 तो छोटी संख्या है, इसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे या आपको पता ही है कि इसका वर्गमूल जो होता है वह 17 होता है, ठीक। अब अगर आपको बड़ी संख्या जैसे यही 289 हो या कोई बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ पे अभी हमने किसका निकाला था? 1 लाख का। 1 लाख में ही अभी कितनी संख्या है यह निकालना है। 1,04,89 के वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी यह अगर हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से जोड़ा बनाएंगे तो देखिए 3 जोड़े बन रहे हैं, यानी कि इसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी? 3 संख्याएं होंगी। 317 का ये वर्ग है, 317 का ये वर्ग है। तो इस तरीके से जितने जोड़े होते हैं उतना ही संख्या होता है वर्गमूल में। 3 जोड़े हैं तो 3 संख्या है वर्गमूल में।
तो इसी तरीके से 289 में देखेंगे तो एक जोड़ा ये और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे 2 को एक जोड़ा, अगर एक संख्या भी बच रही है तो उसको जोड़े में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, यानी कि 289 में के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है? तो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड ना रह जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या है जिसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लें, ठीक है, और उसके बाद सभी अभाज्य गुणनखंडों के हम जोड़े बनाएं और जोड़े बनाने के बाद कोई ऐसा अभाज्य गुणनखंड ना हो जो जिसका जोड़ा ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। जैसे संख्या है हमारी 36, 36 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे तो आता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 त्रिक 36, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, 3 का एक जोड़ा बन जाएगा और कोई संख्या बिना जोड़े के नहीं है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती जहाँ पे गुणे 2 और आ रहा होता, अगर सिंगल वह बच जाता तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सभी जोड़े मिल रहे हैं हमको तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है? तो 27,000 का आप गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो अब देखिए जब पूर्ण घन की बात होगी तो जोड़े 3 3 के बनेंगे, 3 3 के जोड़े देखिए यहाँ पे बन रहे हैं, 2 का 2 3 बार आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में, 3 3 बार आ रहा है और 5 भी 3 बार आ रहा है और सबके जोड़े बन जा रहे हैं, ठीक है। अभी यहीं पे 7 मान लेते हैं, कोई संख्या ऐसी रहती कि उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 बार 7 का गुणा आता है तो यहाँ पे पेयर नहीं बन पाता, ठीक है, एक 7 और चाहिए होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब पेयर बन जा रहा है 3 3 का हर एक अभाज्य गुणनखंड का, तो इसे क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कि यह पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। तो 3 3 के समूह बनाने पर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचा है, अतः 27,000 एक पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है, 1 का क्यूब कितना होता है? 1, तो 1 ही होता है, 1 सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृत संख्या है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाल ऊपर फेंका जाए तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं? तो 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो आपको पता है प्रतिदर्श समष्टि में कितनी घटनाएं, कितने तरीके की घटनाएं हो सकती हैं? 8। ये हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 के घाते n, यहाँ पे कितने सिक्के हैं? 3, तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं या फिर आपको मैंने पढ़ाया भी है, आप सोच के भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 19, माध्यिका किसे कहते हैं? तो यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब मध्य में आने वाले पद का मान क्या होता है? माध्यिका होता है, ठीक है। तो एक क्रम में लगाने के बाद जो बीच वाला पद होता है उसका जो मान होता है उसी को माध्यिका कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 20, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। पहला आंकड़ा देखिए यहाँ पे दिया है, इसका बहुलक आपको बताना है। इसमें आप देखेंगे तो 12 12 12 और 12 कितनी बार आया? यहाँ पे 12 जो है वह 4 बार आता दिख रहा है और इससे अधिक बार और कोई नहीं आया है। तो पहले में 12 जो हो जाएगा वह बहुलक हो जाएगा और दूसरे में आप देखेंगे तो 38 38 38 38, यहाँ 38 4 बार आ रहा है तो बहुलक क्या हो जाएगा? और 4 बार से अधिक कोई संख्या नहीं आ रही है
तो बहुलक क्या हो जाएगा, वह 38 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। इसमें बहुलक आपको बताना है, ये तो साफ है बिल्कुल। 12 क्या है, 3 बार आ रहा है, और 10 और 13 एक एक बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब कि ये जो कर्व्ड एरिया होता है, केवल ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो कर्व्ड एरिया होता है वो, और ऊपर नीचे का छोड़ के, ऊपर नीचे का मतलब जो आधार है, जो वृत्त है उसका एरिया छोड़ के, तो वो होता है जो इसकी परिधि होती है वृत्त की 2 पाई r और इनटू इस बेलन की हाइट h, तो ये हो जाता है 2 पाई r h। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का सूत्र लिखिए। तो लंबवृत्तीय शंकु का जितना आपका बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसी का 1/3 जो होता है वह शंकु का आयतन होता है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद देखिए युगपत समीकरण किसे कहते हैं। युगपत समीकरण कहिए या रेखीय समीकरण कहिए जिसमें दो चर हों। तो दो चर का मतलब क्या, एक चर आपका x होता है और एक y होता है, ठीक है, और युगपत में, युगपत, ठीक है, मतलब एक युग्म है, मतलब दो, जिसमें दो समीकरण हैं। तो दो समीकरण है और दो चर हैं। दो चर वाला जो समीकरण होता है वह कैसा दिखता है, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिखता है। अब दो समीकरण दिए हैं तो यहीं पे बस कांस्टेंट बदलते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे a और b इन्हीं का मान बदलता है, a b c का मान बदलता है, तो एक में रख दीजिए a1 b1 c1, दूसरे में रख दीजिए a2 b2 और c2। ये दो समीकरण आपके हो जाएंगे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसी में a1 b1 c1 का मान आप बदलते जाएंगे, आपको नए नए समीकरण मिलते जाएंगे। तो दो अज्ञात चर वाले समीकरण को युगपत समीकरण कहा जाता है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। वृत्त के व्यास का सूत्र होता है, तो व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या। इसके बाद देखिए 26 है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, तो परिधि होता है 2 पाई r, ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 27 है, वृत्त की जीवा क्या होती है। तो जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिनके दो सीमांत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं वृत्त की परिधि पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे जीवा कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, वृत्त का व्यास क्या है। तो वृत्त का जो व्यास है वह ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, ठीक, और व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 29 है, वर्ग क्या है। तो वर्ग एक आयत है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं, या आप ये परिभाषा ना लिख करके लिख सकते हैं, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं, ये परिभाषा लिखिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर है, तो उसे क्या कहेंगे, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपके 30 प्रश्न समाप्त होते हैं, और ये आपका पहला पार्ट था अतिलघुत्तरी का, और एक पार्ट और मुश्किल से लगेगा, और बहुत अगर लंबा हो जाता है क्लास तो मैं 2 पार्ट में ले लूंगा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट या एक पार्ट आप मान के चलिए, आपका जो पूरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे टोटल जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वह 61 प्रश्न दिए गए हैं, तो 61 प्रश्न आपको करने हैं। 30 प्रश्न मैंने आज ही करा दिया आपको, अब इससे आगे के प्रश्न मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये 30 प्रश्न आपको पूरे समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, आप कमेंट करके बताइए। जो प्रश्न समझ में नहीं आया है उस प्रश्न संख्या आप कमेंट कर दीजिएगा, और समझ में सब आ गया है तो यस लिखिएगा, और साथ ही लिखिएगा आपका जो भी सजेशन है, जो भी आपको क्लास कैसी लगी, ये सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो के नीचे है शेयर बटन,
शेयर पे क्लिक करके सभी के पास आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक बटन पे लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। साथ ही साथ अगर इसी तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से कम समय में 4th सेमेस्टर अपना पूरा पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल इस जो एक आपका टाइम किल करता है, आपका समय बर्बाद होता है, आप बार बार सोच में पड़े रहते हो कहाँ से क्या पढ़ूं, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं और बहुत सारा आपको यूट्यूब पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो इन सब को कम करने के लिए और साथ ही साथ आपको सारी सुविधाएं, नोट्स का पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और आपका जो भी आपको समस्या आती है, इन सभी का निजात दिलाने के लिए हमने आपके लिए लेकर के आया है 4th सेमेस्टर का कोर्स। और 4th सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है और वहां पे आप जाइए, 4th सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा, उसको परचेज करिए। वहां पे आपको हर एक विषय का सब कुछ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सभी विषय का हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सब कुछ वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप चैनल से बने रहिए। सभी विषयों को पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से पढ़िए और अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी को और बेहतर बनाइए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।